लास्ट एपिसोड में देखते हैं किरिलो ईमिर के पीछे जाता है और ईमिर उसे मॉर्फे-ओफेस का इतिहास बताने लगता है। इससे किरिलो अपने मन में कहता, सपने जैसी दुनिया मॉर्फे-ओफेस। उसे 40 तोहफों का बात याद आता है कि इस पवित्र बाहरी दुनिया में मौत की कोई जगह नहीं है। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे मंच के लिए मॉर्फे-ओफेस में। इससे किरिलो काफी हैरान रह जाता, अपने सिर को पकड़ते हुए कहता, नहीं। हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें वैसलाव कहता है, एक बार तुम्हारा मन टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। अपनी पकड़ी हुई इच्छा को छोड़ देना, इससे तुम्हारे और मौत के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। किरिलो कहता, पकड़ लो, और कहता, मैं अभी सच में अकेला हूँ। इस बुरी सिचुएशन का जवाब देने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। बहुत गहरा हो गया और हवा भी भारी हो रही है, उससे भी ज्यादा। ये सिर कटे हुए आकार की मूर्ति और अपने सामने देख के हैरान रह जाता, कहता, एक मिनट रुको। ईमिर कहता, तुम अभी क्या देख रहे हो? ये सभी है महान ग्रंथ तक पहुँचने वाले आयाम के दरारे, इमोक एफी पार करने वाले का अंत। किरिलो हैरानिश कहता, इमोक एफी, और कहता, एंट्रेंस द्वार हमने पार किया। तभी हम गाँव का खोल के देखते हैं, तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, कहता, न्यू टूक। वो कहता, हाँ, सटीक होने के लिए हम यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की हॉन्गमिट स्टेट यूनिवर्सिटी सीक्रेट लैब से हैं। और एक बंदा कहता, हाय जैसम, मैं ठीक हूँ। जैसम कहता, तो तुम स्टूडेंट हो? मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, लेकिन ये कहते हुए दुख है कि ये जगह सुपर ह्यूमन अलायंस के अंदर में है। अभी तो वॉर टाइम की स्थिति है, हमने हेडक्वार्टर के साथ संचार खो दिया है, लेकिन तुम लोग उस विशाल एंट्रेंस डोर से पास सही गए। वो बंदा कहता, हमें एक पल के लिए भी ठीक है, हम आपको उस एंट्रेंस डोर के बारे में जानकारी देना चाहते हैं जिसपे हम रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ आए हैं। नेक्स्ट सीन में वो बंदा कुछ दिखाते हुए कहता, हम अभी लौटे हैं, क्या आप इस एंट्रेंस डोर से पार कर चुके हैं? जैसे हम खामोशी से ये सब सुन रहा होता है, वो बंदा कहता है, हम इस एंट्रेंस डोर को कहते हैं घोष गेट। एक बंदा और अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए कहता, और यहाँ क्या आप ये कह सकते हैं कि ये तस्वीर ब्राजील में घटी एक अजीब गुमशुदा मामले का सुराग है? हमें ये बड़ी मुश्किल से ब्राजील के राष्ट्रीय आदिवासी संगठन से मिला। और वो गेट देख के वो तीनों काफी हैरान रह जाते हैं। तब लड़की अपने लैपटॉप में दिखाते हुए कहती है, और ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका U2 में है, जब रेगिस्तान में सिलसिलेवार गुमशुदे के मामले हो रहे थे, हमने ये सीन्स खुद लिया है। जूरी हैरानिश कहता, वो सभी एक ही दिखता है। वो लड़की कहता, आप इन तस्वीर को कहीं और नहीं पा सकते सिवाय पापुआ न्यू गिना नाम के आइलैंड देश में। 1 महीने से भी ज्यादा समय में दर्जनों लोग गायब हो गए। एक गवाह की गवाही जिसमें कहा गया था कि वहाँ एक बड़ा सा गेट था, लेकिन वो गायब हो गया। ये बातें न्यूज में भी छपी थी। और वो बंदा कहता, लेकिन ये घोस्ट डोर बिल्कुल उसी तरह मौजूद थी, अजीब तरह से। ग्रीनलैंड में वर्तमान में मौजूद एक को छोड़ के सभी गायब हो गया है। जूरी कहता, क्या मतलब? दूसरे कहता, ये घोस्ट डोर वो अपना जगह कहीं और भी बदल सकता है। जूरी कहती, और इससे कभी कहीं भी बनाया जा सकता है। वो बंदा कहता, आपने सही कहा। अपने मन में कहता, ये आंटी डरावनी है। जैसे हम कहता, तो ये घोस्ट गेट डायमेंशन को पार करता है। हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये बाकी समय में बाकी जगह पे भी मौजूद है। तुम लोगों ने अपनी जांच के दौरान वो समान रीजन ढूंढ लिया है। वो बंदा कहता, हाँ जैसम, और उन सभी जगह पर लापता लोगों की बढ़ती घटना भी उससे मेल खाती है। अभी जूही कहती है, अब सभी लोग, जैसे वो सभी जूही को देखने लगता है। जूही कहती है, ये बेहद जरूरी जानकारी है, इसे बताने के लिए हम बहुत ही आभारी है। अगर हमारी प्यारी टीम ना होती तो हमें ये कभी नहीं पता चलता, लेकिन इन संकट को अगले लेवल को संभालने के लिए सुपर ह्यूमन को भेजे गए हैं। ये बेहतर होगा कि स्टूडेंट यहाँ से पीछे हट जाए, हम आपको इससे ज्यादा खतरनाक कामों में शामिल नहीं होने दे सकते। सुपर ह्यूमन अलायंस अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इससे जैसे हामी वर्तन हम देखते हैं, वो लड़की रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ करना, और वहाँ से जाने लगती है। इससे वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा कहता है, मैरी मैरी रुको, और वो भी उसके पीछे जाने लगता है। जूरी कहता है, अचानक क्या हुआ? ये कंफ्यूज करने वाला है। वो लड़का कहता है, दरअसल जिस दिन हमें योटा में रेगिस्तान में वो गेट मिला, हमने एक दोस्त को खो दिया। इससे वो सभी हैरान रह जाते हैं। बेवकूफ ने उसके पास ना जाने वाले नियम को तोड़ दिया। अभी हम एक फ्लैशबैक यूनाइटेड स्टेट यूटा के देखते हैं, जहाँ भी वो सभी सो रहे होते हैं। एक बंदा उस गेट के पास जाने लगता है, उसका फोटोज लेने लगता है और उसे देख के काफी हैरान रह जाता है। अभी हम देखते शायद ये उसके कंट्रोल में आ जाता है और अपने कैमरे को छोड़ते हुए कहता है, ये लाइटिंग। वो धीरे धीरे करके उसके तरफ बढ़ने लगता है और उस गेट के अंदर चला जाता है, जिससे वो कहता है गर्म है। हम उस कैमरे को देखते हैं जो स्टोन बन चुका होता है। हमें पता चलता है ये वही बंदा है जो उनके टीम में से गेट के अंदर आया होता है। जो हमने सभी स्टेचू देखे थे वो भी इंसान होते हैं। और ईमिर खामोश होता है, फिर कहता है, डायमेंशनल गैप, इमोक एफी। वो सभी
भी जिंदा प्राणी को उनके सोल के साथ डोर को पार करने के लिए उकसाता है, उन्हें मोहित करके उनके मन को फांस कर। अजीब बात है तुम लोग। हालांकि सुपर ह्यूमन इससे प्रभावित नहीं होते। क्रिलो उन सभी को देखते हुए कहता इन ह्यूमंस का गायब होना, जानवर यहाँ तक कि इंसान भी। अरे उन सभी पलों को याद करते हुए गुस्सा हो जाता और कहता है तुम कह रहे हो कि तुम वही शख्स हो जिसने इस घटिया खेल में शामिल होकर लाखों लोगों को गर्दन काट के उसके पत्थर में बदल दिया। ईमिर कहता हम बाहरी दुनिया पे मौजूद सभी चीज को मॉर्फे-ओपस के पोषण के रूप में ले रहे हैं। उनकी हड्डियां और मांस मिट्टी के नींव बन जाते हैं और सोल इकट्ठा होकर देश को स्ट्रॉन्ग बनाती है। वो जगह धुंधली वाली जगह जिसके बारे में तुम बात करते हो, ये हकारियाम का यूज करने के बाद बचा हुआ निशान है। क्रिलो हैरानी से कहता हकारियाम। ईमिर कहता हकारियाम बाहर की दुनिया से चीजें चुराकर ओपस में लाने की यूकून पावर है और हकारियाम पीकॉक होता है। और कहता उस मौके एफी और हकारियाम के जरिए से तुम्हारी बीमार दुनिया मॉर्फेस के पोषण के रूप में संग्रहित किया जाएगा। उन इमोक एफी की संख्या धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और हम फाइनली तक पहुंच जाएंगे जिसके बारे में चार्ली टोफो ने बात की है। इससे क्रिलो कहता फाइनल साइट। ईमिर कहता धरती का अंत कुछ नहीं बल्कि इमोक ओफे के रूप में होगा और इसके अंदर सपने जैसा दुनिया अनंत रूप में विशाल हो जाएगा। क्रिलो कहता चुप हो जाओ, तुम्हें लगता है कि मैं इस चूहे के बिल में तुम्हारे सपने को पूरा करूंगा? बेकार मॉन्स्टर कचरे कहीं के। ईमिर कहता जैसा कि उम्मीद थी, तुम सब लोग एक जैसे हो। दूसरी तरफ देखते कोई बंदा अपने कदम को आगे बढ़ाता है और हम देखते कोई और ही बंदा होता है जो कहता है डैम इट, ये जगह क्या है, आखिरकार ऐसा क्यों होता है। अपने सामने देख के हैरान रह जाता और कहता है हे दूर हो जाओ, क्योंकि उसके सामने काफी सारे अलगमाता होता है। वो बंदा कहता है कहता मुझे कुछ नहीं आता और सभी कहते लगता अगलमाता। तो अपने देखते हुए कहता ये जगह ऐसी भाषा में बोला जिसे मैं समझ ना सकूं। तभी उसके पीछे ईमिर लैंड करता है जिससे वो बंदा डर से चिल्लाने लगता है। वो बंदा डरते हुए कहता प्लीज मुझे जाने दो। और ईमिर अपने सामने देखते वो बंदा कहता हुआ मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बाहर निकालो, मैं ये जगह छोड़ना चाहता हूँ विस्लैम। ईमिर कहता है इसका कोई मतलब नहीं है। इससे वो हैरान रह जाता है और ईमिर कहता है भले तुम वापस लौट जाओ, वहाँ कोई फ्यूचर नहीं है। आप साउथलैंड तुम्हारी दुनिया पहले ही बीमार है और धीरे धीरे मुरझा रही है, लेकिन दिक्कत यह है कि उस बीमारी का रीजन इस दुनिया का ऑनर है। क्या तुम इंसान हो? लेकिन वो बंदा उसे ही देख रहा होता है और ईमिर कहता है बाहरी दुनिया का बची हुई सारी एनर्जी मॉर्फेस को बनाने में इस्तेमाल की जाएगी और इंसानियत से आबाद रेगिस्तान वाली दुनिया लुप्त हो जाएगी। अपने हाथ को उठाते हुए कहता और तुम सभी स्वाभाविक रूप से उस महान काम के लिए एक छोटा सा बलिदान बन जाओगे। इस बात से काफी डर जाता है, कहता अभी रुको। हम देखते ईमिर उसके धड़ को अलग कर देता है, सिर जाकर जमीन पे गिरता है। चार्ली टोफो कहता है क्या तुम समझे ईमिर? ईमिर उसके सामने खड़ा होता है और चार्ली टोफो कहता है मॉर्फेस और यहाँ तक की बाहरी दुनिया के लिए भी सच में इंसानियत की कोई जगह नहीं है। और प्रेजेंट में ईमिर कहता है जैसा कि तुमने कहा मैंने पर्सनली उन सभी का सिर काटा है। इस बात से क्रिलो हैरान रह जाता है और ईमिर कहता है रीजन कुछ भी हो, उनकी मौजूदगी बगावत है और आत्मसमर्पण, यहाँ तक कि इग्नोरेंस भी। बाकी ओपस लीडर के अलग मैंने शाह स्ट्रीट को ठुकरा दिया और हालात चाहे जो भी हो मैंने उन सब का सिर गिरा दिया जिन्होंने ऑफिस को पार किया। लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें चॉइस देने जा रहा हूँ, क्या तुम जानते हो क्यों? और क्रिलो को याद आने लगता है जब कहता मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, बताओ तुम क्या कहते हो? ईमिर कहता मैं तुम्हें ओपस छोड़ने का इजाजत दूंगा क्योंकि आखिर में तुम उस घोंसला में लौट आओगे जिसके अब कोई फ्यूचर की कीमत नहीं बची और फिर वो धरती बदल जाएगी और बिल्कुल आखिरी में तुम्हें लास्ट सीन दिखाया जाएगा, द फाइनल सीनरी। लेकिन तभी हम अटैक को देखते हैं जो ईमिर पे होने लगता है और क्रिलो उस पे अटैक कर देता है और अपने मन में कहता डायरेक्ट हिट है, वो इससे बच नहीं सका, मुझे सीधे टकराने से बचना और मुझे दूरी बनानी होगी। और अपने सामने देखता है तो ईमिर अपने एक ही हाथ से उस अटैक को रोक लेता और कहता है तो ये तुम्हारा जवाब है दया? ये किसी पतंगे को खुद को आग में झोंक देने से अलग नहीं है। और अपने सामने देखता है तो वहाँ पे क्रिलो नहीं होता और वो कहता है उसने अपने बॉडी को फॉग में छिपा लिया, वो दूरी बनाए हुए लेकिन उसका इरादा सिर्फ भागने का नहीं है। और हैरान कहता मेरे पीछे, क्योंकि एक अटैक आके उसे लगता है और हम देखते उससे वो बाल बाल बच जाता है लेकिन उससे कुछ ब्लड निकलने लगते हैं और कहता एक ब्लाइंड एंगल और फिर से उस पर अटैक हो जाता है और कहता फेंकना और भी तेज हो गया है। क्रिलो अपने हाथ को झटकता है और कहता स्पीड पे नजर रखी जा रही है, लेकिन हम देखते एक शॉट ईमिर के पास पहुंच जाता है और हम वहाँ पे जबरदस्त धमाका को देखते हैं। उस धमाके से क्रिलो भी अपने आप को संभालता और अपने मन में कहता है इसे स्पीड में बढ़ाना हासिल है। वो दोबारा अटैक को बनाने लगता है और कहता है मुझे और जोर से दबाना होगा। लेकिन हम देखते
इमीर आके उसके हाथ को पकड़ लेता और कहता है मुझे पूरी पावर से चलने के लिए तुम स्ट्रांग हो। और हम देखते उसके हाथ को कुचलने लगता है और कहता है लेकिन ये तुम्हारे लिए अंत है। अपने हाथ को उठाते हुए किरिलो का सर को अलग कर देता है। किरिलो का सिर जमीन पे गिरने लगता है, लेकिन हम देखते वो एक शैडो क्लोन होता है जो गायब होने लगता है और किरिलो उस पे पीछे से एरो शूट करने के लिए तैयार रहता है और कहता है वो इसके झांसे में आ गया। उसका सिर अगर ये चुक गया तो कोई और अफसर नहीं मिलेगा। और किरिलो उस एरो को थ्रो करता है जिससे हम उस जगह पे जबरदस्त धमाका को देखते हैं और इसे हम दूर से भी देख सकते हैं। धूल धीरे धीरे शांत होने लगता है और किरिलो भी काफी ज्यादा हाफ रहा होता है। इमीर कहता है अच्छा, और हम देखते उसके कंधे पे एक बड़ा सा गड्ढा सा हो जाता है और वो कहता है काफी समय हो गया जब किसी ने मुझ पर आखिरी बार हमला किया था। किरिलो काफी ज्यादा हाफ रहा होता है, क्या मैं चूक गया या उसने बचाव कर दिया। इसे वो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। इमीर भी अपने पीछे देखता है और हमने तक किरिलो का अटैक से जमीन में काफी बड़ा गड्ढा बन जाता है। एक पूरे आइलैंड को गिराने वाली विनाशकारी पावर, ये खतरनाक था। अपने शुरुआत के कुछ हमले की तुलना में ये काफी ज्यादा पावरफुल है। उसने पलक झपकाते ही अपने पावर को मैक्स लेवल तक बढ़ा लिया, जिसका मकसद एक ही हमले में अपने दुश्मन को मार गिराना था। अगल माता दरार को रोक के रखो और आइलैंड को ढह जाने से बचाओ। इससे सभी अलग माता तैयार हो जाते हैं और इमीर कहता है शर्म की बात है, लेकिन तुमने अच्छा किया। इसे किरिलो उससे देखकर इमीर कहता है जब मुझे ये पता चल गया कि जिसका मैंने सर काटा था वो बस एक इल्यूजन था। करीब एक पल के लिए हालात की सिचुएशन को समझते हुए तुम कुछ पल के लिए जम गए थे। उस छोटे से पल में मैं तुम्हारी हरकतों का पूरा अंदाजा खो बैठा। हालांकि फिर भी जिस वजह से मैं जानलेवा चोट से बच गया वो यही था कि क्योंकि मैं तुम्हारी उस आदत को पहले ही समझ गया था कि तुम सिर्फ कमजोरियों पे ही हमला करते हो। अब उसके लिए ये पल एक अवसर होगा। कुछ अंदर आ गिरा डेथ एंगल की ओर जिसे मैं समझ नहीं पाया। किरिलो अपने मन में कहते तो उसी पल तुमने बचने के लिए अपना सिर हिलाया था, है ना? जब मैं ध्यान लगाता हूँ तब मेरी पावर लगभग सोनी स्पीड के बराबर होती है। एक हमला जिसे मैंने एक बेहतरीन अवसर समझा था, तुमने सिर्फ इसे अपने स्टैंड के भरोसे ही बच लिया। और हम वहाँ पे ब्लड को देखते और किरिलो अपने सिर को पकड़ लेता और कहता है तुम्हारी किस्मत सच में बहुत ही खराब है। इमीर भी फाइट करने के लिए तैयार होता और कहता तो अब अगर तुम्हारे पास अभी भी कोई ट्रिक्स बची है तो बेहतर होगा कि तुम उसे यूज करे। किरिलो भी खुद को संभालते हुए कहता वो आ रहा है और अपने आंखों से पट्टी को हटाता है। और अब एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें डेफनी कहती चार्ली टोफो के हमले को रोकने वाली दोनों हाथों पूरी तरह से टूट चुकी है और ऐसा लगता है कि इस सदमे का असर सिर और तुम्हारे बाकी बॉडी पे भी पड़ा है। अच्छा हुआ कि ये सब तुम्हें और भी ज्यादा बर्बाद होने से पहले ही खत्म हो गया। किरिलो उसके अटैक को सोचते हुए कहता हाँ, डेफनी की भी हालत काफी खराब होता है और कहती ट्रांसफॉर्म पूरा हो गया है, अगर तुम थोड़ा आराम करके उठ जाओगे तो तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। किरिलो जब डेफनी को देखता है उसके आंख फटे फटे रह जाता है, कहता थैंक्स, लेकिन डेफनी तुम्हें खून बह रहा है। डेफनी कहती मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। लेकिन किरिलो आंखों पर पट्टियां क्यों? अगर तुम एक आंख को आराम देने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो ठीक हो जाए, इलाज तो पहले ही हो चुका है। किरिलो कहता अच्छा, ये मेरा ऐसा इरादा नहीं था। हाल ही में ही मैंने ये सीखा है कि अपनी आंखों को जितना कम यूज करता हूँ मैं उतनी ज्यादा पावर को इकट्ठा कर सकता हूँ और मैं इसे पल भर में छोड़ सकता हूँ। लेकिन विनाशकारी बैटल के लिए, बस इतिहास के लिए मैं जितना ज्यादा हो सके उतनी पावर इकट्ठा करना चाहता हूँ। और अपने दोनों आंखों का यूज करने लगता है। कहता उसने मुझे समझ लिया, मैं और ज्यादा करीब के फाइट से नहीं बच सकता। और मैजिक सर्कल बनाते हुए कहता मुझे खुद को आर्मर से ढककर उसे टक्कर का सामना करना होगा। और फिर अपने दोनों हाथों को मिलाता है जिसे इमीर भी देख रहा होता है। और किरिलो कहता बस एक एहसास है, लेकिन हम देखते उन दोनों का पंच आपस में टकराने ही वाले होते हैं। और कहता आज के समय में जिंदा रहना मुश्किल हो सकता है। उन दोनों के पंच से वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। फिर से एक फ्लैशबैक देखते डानियांग कहती है किरिलो मैंने तुम्हें बताया था स्ट्रेटेजी वापसी भी लाने का हिस्सा है, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। हम कहते हो किरिलो के पैर को देखते हैं और कोई कहता मुझे अच्छी तरह से पता है होरान। और डानियांग किरिलो को ले जा रही होती है और कोई कहता है मैं कई बार दुम दबाकर भाग चुका हूँ। तभी किरिलो का हाथ से जबरदस्त एनर्जी गुजरता है जिससे उसका हाथ भी पत्थर के बनने लगते हैं। इससे किरिलो अपने मन में कहता है ये पत्थर बन रहा है, चेस्ट से कुछ निकला, डैम इट, मुझे इसे काटना ही पड़ेगा। अपने हाथ को आगे करते अपने हाथ को ही काट लेता है। तो कहता चिंता मत करो होरान, शायद ट्रांसलेट में गलती है, यहाँ पे होरान नहीं डानियांग की बात हो रही है। किरिलो कहता मैं जितना दिखता हूँ उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। कहता बहुत ही करीब बेवकूफ। रास्ते में कहता लेकिन ये अच्छा है ना? तब हम किरिलो काफी स्पीड से नीचे और गिरते हुए देखते हैं जो एक और आइलैंड की तरफ बढ़ रहा होता है और वो जाके वहाँ पे गिरता है और काफी से टप्पा खा रहा होता है और फिर से वो टप्पा खाते हुए दूर की ओर उछल जाता है। और फाइनली जब वो लैंड करता है तो काफी ज्यादा कर्राहट से उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। किरिलो कर्राहते हुए सिरकते हुए आगे की ओर बढ़ने लगता है और काफी ज्यादा हाफ रहा होता है और जाके एक दीवार के सहारे खुद को टेक लगाता है। और हम देखते उसके एक पैर और उसका हाथ कट चुका होता है और कहते तुम कहाँ हो? सच में ये घिनौने कमीने, ये बैचलर की खासियत है। अपने ऊपर देख के काफी हैरान रह जाता है। उन सभी को देखते हुए कहता है ये स्टैचू, और हम देखते उसमें काफी सारे इंसेक्टर के सिर लगे होते हैं और कहते ये सब क्या है। अभी इमीर भी वहाँ पे आने लगता है और किरिलो के सामने लैंड करता है। इमीर की तालाब पता एक सेलेस्टियल आइलैंड है जो मिस्टीरियस घटना से बनी है। एक टेम्पल बनाया जा रहा है जहाँ सजा
देना या फांसी देने वाला काम होगा। वो खुशबूदार जमीन जहाँ बड़ी बड़ी फूलों की खेतियाँ फैली हुई है, एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे फूल और हवा में महक फैली है। रॉक माउंटेन सिर्फ झरने की आवाज से गूंज रही थी और ये इन्फो की सीमा को पार करने वालों को सम्मान देने का स्मारक है। इस पुतले में तुम्हारी गर्दन भी लटकी होगी। हालांकि अपने हाथ को उठाते हुए कहता तुम काफी स्ट्रॉन्ग थे, तुम मेरी सबसे अच्छी यादों में से एक हो। लेकिन किरिलो कहता क्या बकवास है, अहंकार और इनह्यूमन का भाव मत रखो, हमारा संकल्प आगे बढ़ता रहेगा। इसे इमिर हंसने लगता है और कहता ठीक है मैं इसे अच्छे से याद रखूंगा। और अपने हाथ को उठाता और किरिलो अपने पिछले दिनों को याद करने लगता है और कहता है मेरे पास कोई भी बहाना नहीं है। और वो खुशी से अपने मौत को अपना लेता है और कहता मुझे माफ कर, कहता मुझे माफ करना तुम सभी लोग। तभी इमिर को कुछ एहसास होता है, मान से जबरदस्त एनर्जी के बीम नीचे को आने लगता है। इसे इमिर भी उस तरफ देखता है और हम देखते वहाँ पे कोई जबरदस्त लैंड करता है और उसके हाथ से पता चलता है कि ये हमारी सेंट पैरल होती है। सेंट पैरल और इमिर एक दूसरे को ही देख रही होते हैं और किरिलो का ध्यान भी उस पे जाता है और काफी ज्यादा हाफते हुए कहता है वो तो सेंट पैरल है। और इमिर कहता है तुमने पहले ही बॉर्डर को पार कर चुके हो। लेकिन पैरल अपने विंग्स को निकालने लगती है, अपनी बॉडी में पावर को इकट्ठा करने लगती है। इमिर भी उसे ही देख रहा था, तभी पैरल काफी स्पीड से आगे बढ़ती है, जाके इमिर के पेट में जबरदस्त लैंड करती है। इसे इमिर कर रहा जाता है, उसके मुंह में ब्लड भर जाता है और पिलर को तोड़ते हुए पीछे उड़ जाता है। उसकी पूरी बॉडी खून से लटपट हो जाता है और वो पिलर भी टूट के नीचे को गिरने लगता है। इमिर भी काफी ज्यादा टप्पा खाते हुए एक चट्टान से जाकर टकराता है। किरिलो खांसते हुए कहता पैरल क्या तुम जानते हो जो देर से आते हैं आमतौर पे वो सबसे स्ट्रांग होते हैं। लेकिन पैरल उसके हालात को देखते हुए अपने हाथ को आगे करते और कहती क्या तुम खड़े हो सकते हो। और किरिलो को पकड़ते वहाँ से ले जाती है और कहीं सेफ जगह जाकर उतरती है और चट्टान के पास रुकते हुए कहती है हमें इस नुकसान को रोकना होगा। किरिलो कहता मैंने पहले ही कटे हुए हिस्से को जल्द से इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर दिया है। और खांसते हुए कहता मैं बेहोश हो सकता हूँ लेकिन मैं संभाल लूंगा। पैरल कहती है किरिलो मुझे बाकी लोग नहीं दिख रहे, मुझे मत बताना। किरिलो कहता अनफॉर्चुनेटली हाँ, ये कितने भी क्रूर क्यों ना हो हम यहाँ अकेले ही थे, लेकिन दुश्मन भी सिर्फ एक ही था। इसके अलावा इनह्यूमन यहाँ और कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे खतरा हो, लेकिन वो एक मॉन्स्टर ही हमारे लिए बहुत ही ज्यादा है, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। मैं अपनी इकट्ठा की गई पावर को जबरदस्ती खोल दिया चीजों को जल्दी खत्म करने की उम्मीद से, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी थी। हम दोनों के बीच बराबरी के हमले हो रहे थे, ये भ्रम सिर्फ एक ही पल के लिए कायम रहा। मेरे और उसके बीच स्ट्रेंथ, स्पीड, किलिंग पावर, रिफ्लेक्सेस, जजमेंट, इंड्योरेंस और रिकवरी इतना बड़ा अंतर था कि मैं तुलना भी नहीं कर सकता था। और इसके अलावा तुम्हें उसके चेस्ट से निकलने वाले बीम से सावधान रहना होगा। जैसे ही तुम उसके दायरे में आते हो तुम्हारी बॉडी पत्थर में बदल जाती है। और इसके अलावा सबसे खतरनाक बात यह है कि ये खुले हुए हिस्से से फैलता है। पैरल कहती डटे रहने के लिए थैंक्स किरिलो, मुझे खुशी है कि तुम मरे नहीं, होश में रहो और जितना हो सके उतना रिकवरी पे ध्यान दो। मैं अभी वापस आऊंगी। फिर वहाँ से इमिर की तरफ जाने लगती है। किरिलो से जाते हुए देखता और कुछ बोलता नहीं। अब पैरल काफी स्पीड से जाते हुए इमिर के पास पहुंच जाती है, जिसे आते हुए इमिर भी देख लेता। उन दोनों के पंजे आपस में टकराते हैं और पैरल काफी गुस्से में कहती मैंने ढह गई पिलर को देखा। और उन दोनों में पावर स्ट्रगल चालू हो जाता है और हम देखते उस पिलर में काफी सारे इंसानों और इनह्यूमन के गर्दन लगे होते हैं। और पैरल गुस्से में कहती मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, मैंने जो खोया है उसका भरपाई नहीं किया जा सकता और मुझे जो मिला है वो तो एक कण के बराबर भी नहीं है। अपने सिर को पीछे और करते हुए कहते क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे वापस नहीं चुकाऊंगी। और पूरी जान लगाते हुए इमिर को हेडबैट मारती है, जिसे इमिर पीछे जाके गिरता है और वो जेनी के साथ बिताए हुए टाइम को याद करने लगती है और कहती है यहाँ से बाहर मैं तुम सबको जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। दूसरी तरफ पीकॉक को देखते जिसे भी कुछ एहसास होता है और वो कहता है इमिर सेंट पैरल वो सुपर ह्यूमन है जिसने डू आरते लेबरेंट को पार किया। वो बस लापिता में गिर गया और वो इमिर के सामने खड़ी है, लेकिन चार्ली टोफो कुछ बोलता नहीं। दूसरी तरफ मॉर्फी ऑफिस के पास किसी चीज को गिरते हुए देखते हम देखते ये एक इनह्यूमन होता है। कहता कैच अ मैन स्मैश। मैट ड्यून अपने पंच को उठाते हुए बाकी इनह्यूमन को तरफ देखने लगता है क्योंकि एक इनह्यूमन उसके पीछे से आ रहा होता है और कहता कैच अ बैक स्पिन ब्लो और इस इनह्यूमन की बॉडी को भी टुकड़े कर देता है। और उन्हें देखते हुए कहता ये सब। तब एक इनह्यूमन उसके ऊपर से जंप कर देता है जिससे वहाँ पे धमाका होता है, लेकिन सुई आके उस इनह्यूमन को जबरदस्त किक जड़ देती है जिससे वो इनह्यूमन जाके एक पिलर से टकराता है। तब एक इनह्यूमन उसके पास जाकर धार लगाता है, लेकिन सुई पंच बनाते हुए उसे जबरदस्त पंच जड़ देती है। तभी एक और इनह्यूमन धार लगाते हुए सुई के कंधे पे काट लेता है, लेकिन डियोन उसे पंच मारते हुए कहता तुम अच्छे लड़ते हो और अपने आप से कहता काफी फाइटिंग पावर है। सुई कहती क्यों, क्या मैं ऐसा नहीं दिखती कि इन छोटे मोटे चीजों को भी संभाल नहीं सकती। उन सब की तरफ और भी काफी सारे इनह्यूमन बढ़ने लगते हैं। डियोन कहता ये भरोसे दिलाने वाला बात है और कहता कैचअप लोरी यूटी अपने हाथों से एक इनह्यूमन को अटैक करता है तो दूसरे को
सुई किक जड़ देती है और उन दोनों फाइट से वहाँ से जबरदस्त धूल निकलने लगता है। और डियोन कहता जब मैं अकेला था तो वो मेरे लिए बहुत ही परेशानी थे, तुम भरोसेमंद हो। सुई कहती डियोन तुमने ध्यान दिया होगा है ना, कुछ तो गड़बड़ है। ये पूंछ वाले कमीने, मुझे लगा था कि हम इन्हें लगातार हराते आ रहे हैं लेकिन उनकी संख्या में कोई भी कमी आती नजर नहीं आ रही। डियोन कहता मुझे पता है, मैंने इतनी देर तक फाइट लड़ी है कि हालात खतरनाक हो गए और सबसे पहली बात मुझे लगा था कि फाइट के दौरान जो चीजें झटक रही थी वो ब्लड थी। सुई कहता ये नहीं था। उन पर हमला करने के बाद वो लाल चमकते हुए धूल बिखरते हैं और राख की तरह गायब हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये चिपकली जैसी चीजें आखिर है क्या। डियोन कहता हमें उसे ढूंढना होगा, इससे वो हैरान रह जाती है। डियोन कहता अगर हम वो गॉडजिला नाम के बदमाश को नहीं ढूंढा तो ये पहली बार हुए हमले से अलग नहीं होगा, हम इसी बार बार होने वाले उथल पुथल में फंसे रहेंगे। तुम कहाँ हो तुम स्नेक कमीने। और एक न्यूमन उन पर और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है जिसे डियोन उसे रोक लेता है और दूसरा के सुई पे अटैक कर देता है जिसे डियोन कहता सुई ये बहुत ही बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बड़ी संख्या में दुश्मन हमला करने वाले हैं। और वो सारे न्यूमन उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं जिससे डियोन उसे देखते हैं और वो धार लगाते हुए आगे की ओर बढ़ता है। अभी हम एक न्यूमन को ऊपर हिंज को देखते हैं और इस फाइट में आलिया का भी एंट्री हो जाता है जो कहती है ब्लड फाइल और काफी सारे हिंज नीचे को बरसने लगते हैं जिसे वो सभी न्यूमन मरने लगते हैं, नीचे जबरदस्त धमाका होने लगते हैं। इसे डियोन कहता स्टोन और सुई कहती ये है मेरी बहन की यू हुट हुट। तभी हम एंकर को भी देखते हैं जो एक न्यूमन काफी पास पहुंचते हुए उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देता है। आलिया उन दोनों के बीच में लैंड करती है जिसे डियोन कहता आलिया और आलिया कहती मुझे पता चल गया है कि वो क्या है। इस बात से वो दोनों हैरानी से उसे देखते हैं। आलिया कहती तुमने शायद कुछ अनुमान लगाया होगा लेकिन ये असली बॉडी नहीं है, सिर्फ क्लोन है। डियोन कहता क्लोन। आलिया कहती तुम्हें याद होगा समय समय पे गिरने वाले लगातार फायर पिलर वो हम पर हमले नहीं थे, न ही इस जगह का कोई अजीब क्लाइमेट। जब चिंगारियां जमीन पर गिरती है तो वो एक डिजाइन बन जाती है और इसी पैटर्न पर दूसरी स्पीसीज की चीजें पैदा होती है और कोई एक पावरफुल अस्तित्व है जो फायर पिलर को चला रहा है। हम इन बड़े पैमाने पर उत्पन्न कॉलोनों से लड़ने से बच नहीं सकते लेकिन जब तक कि हम उसका सिर नीचे नहीं गिराएंगे ये फाइट कभी भी खत्म नहीं होगा। सुई कहती ये तो पागलपन भरा है। डियोन कहता तो इसी तरह इसकी संरचना की गई थी। बैटल में आसपास का इलाका आग के सागर में तब्दील हो जाना दरअसल कोलोन के सोल्जर की तैनात की प्रोसेसर थी। आलिया कहते एक बार जब हम कोलोन का फिर से सफाया कर देंगे नई कोलोन बनाने के लिए और भी ज्यादा आग के पिलर बनाएंगे। उससे पहले उसकी सही जगह पता चल जाता है। तो दूसरी तरफ एक जगह को देखते जहाँ पे विनेसर आता है, वहाँ पे कुछ इनह्यूमन लैंड करते हैं। कोई कहता तुम पहुँच गए हो, वहाँ के बाकी इनह्यूमन कहते लॉर्ड मोरेलेस, लॉर्ड बेहेमोथ और एक न्यूमन कांपते हुए कहता बेहेमोथ, लॉर्ड बेहेमोथ और ये पियोंगोइड होता है जिससे वो तीनों पियोंगोइड को देखते हैं। मोरेलेस कहता पियोंगोइड मैंने तुम्हें कभी ऊंची आवाज में बोलने के लिए नहीं कहा। पियोंगोइड कहता मुझे माफ कर दीजिए। बेहेमोथ भी उसे देख रहा था। मोरेलेस कहता ओपीर। ओपीर कहता लॉर्ड मोरेलेस तुम्हारा दूसरा आधा लौट आया, विनेसर तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मुझे बताया गया कि मुझे कुछ पहुँचाना जरूरी है। मैसामोन कहता लॉर्ड मोरेलेस जासूसी का काम सौंपा गया बोफाई लीजन गायब हो गया है। इससे मोरेलेस उसे देखता और मैसामोन कहता है सेना कमांडर सहित बेफाई होपन पेड़ का और यहाँ तक कि जिरगनी भी गायब है जो पार का पंख माना जा रहा है। उसके अलावा हमें उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। बेहेमोथ कहता बेफाई काली के कॉम्बैट फाइटर में से एक है ना। मोरेलेस कहता हाँ। बोफाई और बाकी का लेवल को देखते हुए अगर उन सभी को एक साथ गिराया गया है तो हम ये मान सकते हैं कि उनका सामना काफी पावरफुल ओपोनेंट से हुआ था और ये सभी मॉर्फी ऑफिस में ही जासूस करने के लिए गए थे। एक और इनह्यूमन कहता लेकिन सबसे खास बात है मिसिंग शब्द। इसे ये पता चलता है कि वो सभी बिना किसी निशान छोड़े ही गायब हो गए। मोरेलेस कहता सच में कोई अनजान फ्रेगमेंट हो सकता है जिसे मैंने भी नहीं देखा हो। और हंसते हुए कहता बहुत ही दिलचस्प। इसे वो सभी मोरेलेस को देखने लगते हैं और फिर मोरेलेस कहता बोफाई सेना का गायब होना इस मामले को मैं पर्सनली रूप से संभालूंगा। एक इनह्यूमन कहता समझ गया माय लॉर्ड। मैसामोथ कहता नेक्स्ट लॉर्ड मोरेलेस से मिलने से पहले पियोंगयोट की सजा को थोड़ी देर के लिए टाल दिया गया था लेकिन कबूल नामा जारी नहीं है। अपने हाथ को उठाते हुए पियोंगयोट पे अटैक कर देता और कहता क्योंकि लॉर्ड मोरेलेस ने पहले ही सब कुछ देख लिया था। बेहेमोथ भी उसे ही देख रहा होता है। मैसामोथ कहता ये जानते हुए कि तुम्हारी एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही थी तुमने सुपर ह्यूमन को जानकारी लीक करने जैसे भयानक अपराध किया। परिणाम स्वरूप लॉर्ड सीट का बैटल यहाँ तक कि हेडमैन का भी सफाया हो गया। पियोंगयोट अपने भ्रष्ट कामों के पीछे की वजह बताओ। मोरेलेस भी उसे ही देख रहा था। पियोंगयोट के पसीने छूट रहे होते हैं। अभी बेहेमोथ कहता है जिससे वो तीनों बेहेमोथ को देखने लगते हैं और बेहेमोथ कहता उसे नीचे उतारो मैसामोथ। मैसामोथ कहता समझ गया और पियोंगयोट को नीचे को फेंक देता है। बेहेमोथ आगे बढ़ते हुए कहता
क्या तुम्हें सुपर ह्यूमन ने पकड़ लिया था फियोंगोइड? फियोंगोइड कहता लॉर्ड बेहेमोथ मेरे पास कोई भी बहाना नहीं है, उसको सेफ रखने सबसे ज्यादा जरूरी बात है। बेहेमोथ कहता फियोंगोइड सवाल का जवाब दो। वो सभी बेहेमोथ को देखने लगता है। फियोंगोइड कहता ये जी हाँ बिल्कुल सही, कोरिया बैटल के दौरान जब मैं अपनी पावर को वापस हासिल कर रहा था तभी मुझे सुपर ह्यूमन पावर वाले नेजी ने पकड़ लिया। बेहेमोथ कहता अच्छा तो तुमने हमारी जानकारी सौंप दी, मुझे ये कैसे समझाओगे? क्या तुम्हें सुपर ह्यूमन से खतरा महसूस हुआ था? फियोंगोइड कहता नहीं, बेशक ये सच है कि मुझे धमकी दी गई थी, मेरे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं था। बेहेमोथ कहता मैं दोबारा पूछूंगा। इससे फियोंगोइड उसे देखता है। बेहेमोथ कहता खतरे पार करने का ना बजाय तुम कमजोर पड़ गए, या फिर तुम्हारे दिल में कोई हलचल कोई डगमगाहट थी, या शायद तुमने फिर मेरे खिलाफ कुछ बुरा इरादा बना लिया? फियोंगोइड कहता ऐसा नहीं है। फिर उनके साथ बिताए अच्छे पलों को याद करने लगता है और बेहेमोथ कहता है मैंने सोचा मैं अपने वफादार सेवक को बहुत अच्छी तरह से जानता था, जिसे मैं जानता हूँ मुझे धोखा देने से पहले अपना सिर गवा देगा। सच बताओ फियोंगोइड, मैं सिर्फ तुम्हारी अपनी इच्छा जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे अंदर कोई बदलाव आया है? फियोंगोइड खामोश होता है, उनके साथ बिता हुआ फिर से अच्छे पलों को याद करने लगता है और कहता शुरू में बेहेमोथ लॉर्ड की मौत की खबर से एक खालीपन महसूस हुआ। जब नेजी बताता कि बेहेमोथ मर गया, इससे फियोंगोइड काफी हैरान रह जाता है और बताता जैसे कोई पुराना पत्ता जो अपनी जगह खोकर बिना किसी दिशा के भटकता रहता है। मेरा दिल भी उसी तरह टूट गया, लेकिन सुपर ह्यूमन के साथ बिताए गए समय के दौरान उस मुरझाई हुई दिल में फिर से जान आने लगी। उनमें खास कोमलता होती है, एक ऐसी एहसास जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मुझे लॉर्ड बेहेमोथ से वैसे ही घरमाट मिली थी। मैं अपने किंग से झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी मेरा दिल मानव इंसानियत की अच्छाई के साथ देना चाहता है। इसे उन सभी के साथ साथ बेहेमोथ भी फियोंगोइड को देखने लगता। तभी कहता विनेशर टोबियान को बुलाओ। विनेशर उसे देखता रह जाता और बेहेमोथ कहता है मैं फियोंगोइड को बाहर ले जाऊंगा और उसे सजा दूंगा, क्या ये ठीक रहेगा मोरालेस? मोरालेस कहता कोई बात नहीं, और वो फियोंगोइड को ही देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में बेहेमोथ टोबियान को लेकर वहाँ से जाने लगता है और पानी की गहराई से बाहर आता है। फिर टोबियान अपने फूलों को खोलता है जिसमें बेहेमोथ और फियोंगोइड होता है और बेहेमोथ कहता है ये पूरी तरह से पॉसिबल है, जिससे वो भी हैरान रह जाता है। और बेहेमोथ कहता है मैंने भी दिल की उथल पुथल का अनुभव किया है। इसे फियोंगोइड को समझ में नहीं आता। हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें मोरालेस कहता है फियोंगोइड क्या तुम मेरे लिए लड़ते हुए मरने को तैयार हो? फियोंगोइड कहता मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब प्रेजेंट में बेहेमोथ कहता फियोंगोइड जब हम दोबारा मिलेंगे तो हम एक दूसरे को जान से मारने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे, क्या ये तुम कर सकते हो? फियोंगोइड के आंखों में आंसू होता कहता मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तभी बेहेमोथ फियोंगोइड को उठा लेता और कहता है इतना काफी होगा और उसे दूर की ओर फेंक देता।